जय हिंद। सीआईएसएफ रूल पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीआईएसएफ रूल 34 से 92 तक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न और फैक्ट बन रहे हैं सबको कवर किया है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं ये सारे प्रश्न बिल्कुल नए और सिलेक्टिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अभी तक आप सब ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करती है और मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूं। चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दंड के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्डरली रूम दंड के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। यानी कि जो सजा ऑर्डरली रूम में दी जाती है उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। इसका जिक्र कहाँ किया गया है? रूल 38 में इसके बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेतन वृद्धि का रोका जाना किस नियम में बताया गया है? तो ये बताया गया है नियम 43 में। अगला प्रश्न है, महानिदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार के पास महानिदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील किया जा सकता है। अपील की परिसीमा अवधि क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 दिन। यानी कि अपील की परिसीमा अवधि होती है 30 दिन। रूल 47 हमें ये बताता है कि अपीलार्थी यानी कि जो अपील करता है जिस तारीख से आदेश की प्राप्ति करता है उस दिन से 30 दिन के अवधि, कितने दिन? 30 दिन के अवधि के भीतर वो अपील कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क आवास की सुविधा किस नियम में बताया गया है? तो ये बताया गया है नियम 61 में निःशुल्क आवास की सुविधा के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है अब बल को तैनात किया जाता है वहाँ सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों को, यानी कि पर्यवेक्षक अधिकारी कौन होते हैं? सीआईएसएफ के जो गेजेटेड रैंक है यानी असिस्टेंट कमांडेंट टू डीजी रैंक तक, और 45% मैरिड एंड 55% अवैवाहिक यानी कि अनमैरिड को समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा भर्ती किए गए बल सदस्यों को, यानी कि जो समय समय पर नए बल सदस्यों को भर्ती किया जाता है उनको स्वयं नगरी में आवास की सुविधा प्रदान किया जाएगा। ये कौन बताता है? ये बताता है रूल नंबर 61। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा सुविधा के बारे में किस नियम में बताया गया है? तो ये बताया गया है नियम 62। नियम 62 में चिकित्सा सुविधा के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि बल के सदस्य हैं केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं के हकदार होंगे, और जहां पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां केंद्रीय सिविल सेवा चिकित्सीय परिचारक नियम 1944 द्वारा शासित होंगे। किसके द्वारा शासित होंगे? तो 1944 द्वारा शासित होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से ये बन सकते हैं कि बल सदस्यों को जहाँ पे मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है वो किस नियम द्वारा शासित होंगे? तो केंद्रीय सिविल सेवा परिचारक नियम 1944 द्वारा शासित होंगे। ये आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आकस्मिक छुट्टी का जिक्र किस नियम में किया गया है? तो ये किया गया है नियम 63 में। यानी कि जो नियम 63 है इसमें आकस्मिक छुट्टी के बारे में बताया गया है। उप निरीक्षक और उसके ऊपर के अधिकारियों को स्थानीय रैंक किसके अनुमोदन से प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है गृह मंत्रालय के अनुमोदन से। किसको? उप निरीक्षक यानी कि डीआईजी से ऊपर के रैंक के अधिकारियों को सबसे पहले गृह मंत्रालय से परमिशन लेके ये रैंक प्रदान की जाती है। कौन सा रैंक? स्थानीय रैंक। आइए देखते हैं। और इसके बारे में यानी रूल 5 में डिस्कस किया गया है। रूल 5 में स्थानीय रैंक के बारे में बताया गया है और इसमें ये बताया गया है कि महानिदेशक केवल कमांडेंट तक स्थानीय रैंक देगा। कहाँ तक देगा? केवल कमांडेंट तक स्थानीय रैंक देगा। और स्थानीय रैंक धारण करने के बाद जो भी अधिकारी है वो अतिरिक्त वेतन और भत्ते के हकदार नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके हकदार नहीं होगा? वेतन और भत्ते के हकदार नहीं होगा। और इसमें ये भी बताया गया है अगर वो केंद्र सरकार द्वारा 21 दिनों के अंदर उस रैंक की पुष्टि नहीं की जाती, किस रैंक की? स्थानीय रैंक जिसको दिया गया है उसकी पुष्टि नहीं की जाती, तो क्या हो जाएगा? रैंक
प्रवरित उस रैंक से प्रवरित हो जाएगा, यानी वो रैंक उसको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें ये बताया गया है, मैंने पहले में बता दिया कि जो स्थानीय रैंक है ये रूल 5 में बताया गया है, लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें बताया था उप निरीक्षक यानी कि डीआईजी और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को स्थानीय रैंक किसके अनुमोदन से, सबसे पहले गृह मंत्रालय से परमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद ही जो महानिदेशक है डीआईजी और उसके ऊपर के रैंक को स्थानीय रैंक प्रदान करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धनीय इनाम कौन प्रदान करता है? तो धनीय इनाम प्रदान करते हैं पर्यवेक्षक अधिकारी। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि पर्यवेक्षक अधिकारी कौन होता है, आपको याद हो जाना चाहिए। असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर डीजी रैंक तक सीआईएसएफ वो कौन आते हैं? पर्यवेक्षक अधिकारी में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें जैसे 50 बल सदस्य हो जाते हैं हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, जिससे आपके एग्जाम का रिवीजन शुरू हो जाएगा और आप 100% एग्जाम को क्रैक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है धनीय इनाम की। तो धनीय इनाम के बारे में ये बताया गया है कि जो पर्यवेक्षक अधिकारी है नियम 67 के अधीन धनीय इनाम प्रदान करेगा। ठीक है, और धनीय इनाम प्रदान करने की शक्ति किसमें है? नियम 66 में बताया गया है। तो प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं कि धनीय इनाम प्रदान करने की शक्ति के बारे में किस नियम में बताया गया है? तो नियम 66 में बताया गया है। और धनीय इनाम प्राप्त करने की पात्रता यानी कि इसकी शर्तें क्या है, ये है नियम 67 में बताया गया है। तो सारे जो पॉइंट है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक पॉइंट से आपके प्रश्न बन सकते हैं। और धनीय इनाम प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन होते हैं इसके बारे में बताया गया है नियम 68 में। ठीक है, तो ये जो सारे मैंने अभी आपको नियम बताए हैं ये सारे ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ से डायरेक्ट बनेंगे कि धनीय इनाम प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी के बारे में किस नियम में बताया गया है? तो नियम 68 में बताया गया है। धनीय इनाम के लिए पात्रता कौन से नियम में बताया गया है? तो नियम 67 में बताया गया है। तो ये सारे पॉइंट जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्थानांतरण का जिक्र कौन सा नियम में किया गया है, यानी कि पोस्टिंग के बारे में किस नियम में बताया गया है? तो ये बताया गया है नियम 72 में। किस में बताया गया है? नियम 72 में स्थानांतरण के बारे में बताया गया है। इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नियम 72 में स्थानांतरण के बारे में बताया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि जो पर्यवेक्षक अधिकारी यानी कि जो गैजेटेड रैंक है उसका स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाएगा? महानिदेशक के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जोन के भीतर एक इकाई से दूसरे इकाई में भर्ती किए गए बल सदस्यों का उस जोन में उप निरीक्षक के द्वारा उनका स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है, सेक्टर के भीतर एक इकाई से दूसरे इकाई में भर्ती किए गए बल सदस्यों का उस सेक्टर महानिरीक्षक के द्वारा उनकी स्थानांतरण किया जाएगा। दोस्तों ये सारे पॉइंट जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सारे प्रश्न आपके लिए सिलेक्टिव लेके आया हूँ, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि संपूर्ण बल में यानी कि पूरी सीआईएसएफ में एक इकाई या जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर करने के लिए बल सदस्य का बल मुख्यालय के उप महानिरीक्षक के द्वारा उनकी स्थानांतरण किया जाएगा। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो ये जो जितने भी पॉइंट है ना ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको पढ़ने हैं सही से, बार बार वीडियो को रिवाइज करके देखना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन डीजी कमोडेशन डिस्क के लिए शर्तें नहीं है? आइए देख लेते हैं। 15 वर्ष तक की स्वच्छ सेवा और अभिलेख, कोई नई खोज जो बल के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार ला सके, प्राकृतिक आपदाओं में प्रशंसनीय कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये जो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताया है ये क्या है? डीजी कमोडेशन डिस्क के लिए शर्तें हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में कौन डीजी कमोडेशन डिस्क के लिए शर्तें नहीं है?
लेकिन ये जो तीनों शर्तें हैं ये डीजी कॉमोडेशन डिस्क की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इसके बारे में किस नियम में बताया गया है? तो डीजी कॉमोडेशन डिस्क के बारे में नियम 25 में बताया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं कि डीजी कॉमोडेशन डिस्क के बारे में किस नियम में जिक्र किया गया है। तो नियम 25 में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मजिस्ट्रेट की शक्तियों के बारे में किस नियम में बताया गया है? तो मजिस्ट्रेट की शक्तियों के बारे में नियम 28 में बताया गया है। ठीक है ना, नियम 28 में बताया गया है। और इसमें क्या, अब बात हो रही है मजिस्ट्रेट की, तो इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं कि जो मजिस्ट्रेट है इसके बारे में बताया गया है नियम 80 में। तो प्रश्न बनेंगे कि मजिस्ट्रेट का जिक्र किस नियम में बताया गया है? तो नियम 80 में बताया गया है। और उनके शक्तियों के बारे में मैंने अभी बता ही दिया कि 28 में इनके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट को एक बार देख लेते हैं कि जो मजिस्ट्रेट हैं यानी कि कमांडेंट या उसके जो समतुल्य रैंक है यानी जो उसके बराबर का रैंक है, वो अधिकारी प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, यानी कमांडेंट और उसके जो समतुल्य रैंक है वो क्या कर सकता है? प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये हमको बताया गया है नियम 28 में। नियम 28 में बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा अयोग्यता के आधार पर राजपत्रित अधिकारियों का सेवानिवृत्त किस नियम में बताया गया है? तो ये बताया गया है नियम 91 क में। नियम 91 क हमें ये बताता है कि कोई भी राजपत्रित अधिकारी, कौन सा अधिकारी? कोई भी राजपत्रित अधिकारी अगर अब मेडिकल अनफिट है तो उसे सेवानिवृत्त किया जा सकता है। ठीक है, आइए महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। अगर चिकित्सा बोर्ड का मानना है कि जो अधिकारी है केंद्र सरकार की सेवा के लिए अयोग्य है, किसके लिए अयोग्य है? केंद्र सरकार की सेवा के लिए अयोग्य है, तो चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष उक्त अधिकारी को सूचित करता है। ठीक है, और ऐसी सूचना के 15 दिनों के अवधि के भीतर जो अधिकारी है, कौन अधिकारी? राजपत्रित अधिकारी है, उसके विरुद्ध केंद्र सरकार को अभियोजन कर सकता है। ठीक है, देखते हैं चिकित्सा बोर्ड की बात हो रही है तो चिकित्सा बोर्ड में कौन होते हैं? तो जो मेडिकल बोर्ड में ऐसे अधिकारी शामिल होते हैं जिसका गठन महानिदेशक के द्वारा, किसके द्वारा? महानिदेशक के द्वारा समय समय पर निर्धारित तरीकों से किया जाता है। ठीक है, जैसा महानिदेशक समझे वो करता है। चिकित्सा अयोग्यता के आधार पर भर्ती किए गए बल सदस्यों की सेवानिवृत्ति किस नियम में बताया गया है? तो ये बताया गया है नियम 91 ख में। नियम 91 ख में ये बताया गया है कि अगर कोई बल सदस्य मेडिकली अनफिट है तो उसे सेवानिवृत्त किया जा सकता है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। अगर भर्ती किया गया बल सदस्य को ये सूचना प्राप्त हो जाती है कि आप मेडिकली अनफिट है और आपको सेवानिवृत्त किया जाता है, तो उसमें वो क्या कर सकता है कि ऐसी सूचना प्राप्त होने से 15 दिनों के अवधि के भीतर उस अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, यानी कि आवेदन कर सकता है जो सेवानिवृत्त आदेश देने वाले से निकटतम वरिष्ठ अधिकारी हो। ठीक है, यानी कि उससे नहीं, जैसे कि मान के चलिए कि डीआईजी ने ये आदेश दिया है सेवानिवृत्त का, तो हम आईजी के पास क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और मेडिकल बोर्ड का गठन हमने पिछले ही प्रश्न में पढ़ चुके हैं, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है महानिदेशक के द्वारा। किसके द्वारा? महानिदेशक के द्वारा निर्धारित तरीकों से, यानी जैसा वो समझे उसके द्वारा किया जाता है। तो ये थे रूल 92 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही वीडियो का महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।